ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल बजटिंग टेक्निक। कैपिटल बजटिंग टेक्निक चैप्टर नंबर 13 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज हम इसको पढ़ेंगे और इसमें बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक जैसा कि मैं चेक कर लूँ कि कितने लोग हैं जो इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ। आप यूट्यूब पे देखिएगा, मुझे आके बताइएगा आवाज़ ठीक है। आवाज़ आ रही? हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही। अभी एक दफ़ा फिर चेक करना थोड़ी देर में। अब देखो आवाज़ आ रही। हेलो। ओके। हाँ जी बेटा। कैपिटल बजटिंग है टेक्निक हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक के पढ़ने से पहले सोचना चाहिए कि ये टेक्निक असल में क्या है और ये क्या हमें बता रही है। जैसे कि
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैपिटल का मतलब यहाँ पर ये है फिक्स एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जिनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा होती है, उनको आपने उनके बारे में ये टेक्निक है। तो एक बात तो बहुत क्लियर होगी कि कैपिटल बजटिंग का मतलब ये है कि ये वो टेक्निक है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स को डील करती है। अब बजटिंग का मतलब क्या है? बजटिंग का मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स से हमारा कैश आउटफ्लो कितना होगा और कैश इनफ्लो कितना होगा, तो हम उसको बजट करेंगे। हम उसका एस्टिमेट करेंगे कि कितना कैश आउटफ्लो होता है और कितना कैश जो है अब वो इनफ्लो होता है। और टेक्निक है, जब भी हमने कोई एसेट परचेज करना होता है जो लॉन्ग टर्म है, और जब भी हमने कोई एसेट रिप्लेस करना होता है जो लॉन्ग टर्म है, तो हमें इस टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। और ये है कैपिटल बजटिंग टेक्निक। कैपिटल बजटिंग टेक्निक में चार टेक्निक्स आज हम पढ़ेंगे। पहली टेक्निक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और फिर है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और फिर है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और पे बैक पीरियड। तो ये वो टेक्निक्स हैं जो आज हमने पढ़नी है, और इनके बारे में आप देखेंगे कि कौन सी टेक्निक जो है इनमें से ज़्यादा इफेक्टिव है, फिर इनमें कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक में आ, जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक में हमने मालूम करना है आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और इस वक्त ऑनलाइन मैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि कितने लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं। यकीनी तौर पर जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन हैं यकीन, हमारे पास खासी तादाद है। इस वक्त मैं नोट नहीं कर पा रहा, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी तादाद में आज लोग हैं। तो आज हम समझ लेंगे कि कैपिटल बाइटिंग टेक्निक क्या होती है। ले जी, आइए जी, कैपिटल बाइटिंग टेक्निक की तरफ चलते हैं और पहली टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने बेटा बताया कि बड़ा आसान है कैपिटल बाइटिंग टेक्निक को समझना। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पहली टेक्निक जो है वो है इंटरनल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इसे हम कहते हैं आर आर। IRR क्या होता है? तो इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है कि IRR असल में क्या होता है। हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारे पास कैश आउटफ्लो होता है। तो कैश आउटफ्लो, और फिर जब हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास कैश इनफ्लो होता है।
कैश इनफ्लोज होता है। मसलन अगर वो प्रोजेक्ट 10 साल का है तो यकीनन 10 इनफ्लोज होंगे और कैश आउटफ्लो होगा। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? आपको पता है जो कैश आउटफ्लो है वो तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट वैल्यू में है, यानी कि इसी वक्त की वैल्यू है जो आपने अभी देना है। जबकि कैश इनफ्लो जो है वो अगर 4 साल का ये इक्विपमेंट है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, यानी आपने का पहले साल का इनफ्लो, आपका दूसरे साल का इनफ्लो, आपका तीसरे साल का इनफ्लो और चौथे साल का इनफ्लो, और फिर आप जो बेच देंगे जो उससे कीमत मिलेगी वो सारे का सारा आ गया। अब कोई ऐसा डिस्काउंट नॉर्मली, ये देखिए, ये कैश आउट इनफ्लो जो है ना वो ज़्यादा होगा कैश आउटफ्लो से, लेकिन ये होगा फ्यूचर में। अब ये फ्यूचर में है तो इस फ्यूचर को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम जब इसको प्रेजेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट करना पड़ता है। तो किस रेट पर हम डिस्काउंट करें तो ये जो है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के इक्वल हो जाए, यानी ये वाली अमाउंट इस अमाउंट के अगर बराबर हो जाए और वो डिस्काउंट रेट जो इसको बराबर कर दे उसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि आइए इसकी कोई एक हम एग्जांपल भी कोशिश करते हैं करने की। हम सपोज करते हैं कि हमने एक गाड़ी खरीदी है और वो गाड़ी जो है वो 5 मिलियन की है। गाड़ी को हम चलाएंगे तो पहले साल हमें तवक्को है कि हमें हमें 2 मिलियन मिल जाएगा, जबकि दूसरे साल हमें तवक्को है कि हमें जो है वो भी 2 मिलियन मिलेगा। तीसरे साल हमें तवक्को है कि हमें 4 मिलियन मिलेगा और पांचवें साल हमें तवक्को है हम गाड़ी भी सेल कर देंगे और गाड़ी सेल करके तो उसका जो चौथे साल, ये पांचवा नहीं है, चौथे साल हमें हम कहते हैं कि जी हमें 7 मिलियन मिल जाएगा। लिहाजा 10 मिलियन लगाकर ये आपने प्रोजेक्ट किया था 10 मिलियन का। 10 मिलियन इसकी इनिशियल कॉस्ट थी और उससे 2 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 8 और 7, 15 मिलियन आपको मिल जाए, यानी कि 15 मिलियन का ये इनफ्लो है और 10 मिलियन का आउटफ्लो है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिस्काउंट करेंगे और डिस्काउंट किस जो डिस्काउंट रेट होगा और जो डिस्काउंट करेंगे, और जब हम डिस्काउंट करेंगे तो ये वैल्यू अगर सारी प्रेजेंट वैल्यू में 10 मिलियन हो जाए और फिर 10 मिलियन ही आउटफ्लो है, तो जिस रकम पे जिस रेट पे हमने डिस्काउंट किया उसे हम कहते हैं कि ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा कैसे? ये इंटरपोलेशन से निकलेगा। तो ये मैंने इंटरपोलेशन आपको सिखाई हुई है तो आप उसी से ही करेंगे। मिसाल के तौर पर हम पहले हम सपोज करते हैं कि हमारा डिस्काउंट रेट है, हम शुरू कर लेते हैं कि हमारा डिस्काउंट रेट जो है ना वो पहले हम डिस्काउंट कर देते हैं 15%। हम सपोज करते हैं, ये मैंने सपोज करके आपको मेथड बता देता हूँ और फिर हमने इसको सॉल्व इसी तरह से करना है। हमने 15% पर ये डिस्काउंट किया तो ये वैल्यू जो थी डिस्काउंट होकर लेट सपोज ये 12 मिलियन आ गई। अब हम अगर ज़्यादा परसेंट पे डिस्काउंट करेंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। हमें ये वैल्यू
एक वैल्यू 10 से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इनिशियल इसकी जो आउटफ्लो है वो 10 मिलियन है। एक वैल्यू 10 से ज़्यादा चाहिए और दूसरी वैल्यू 10 से कम चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 20% पे डिस्काउंट करते हैं। यहाँ से हमें पता चला अगर ये 8 होता तो 8 होता तो शायद हम 10 की तरफ आते। तो 5% के डिफरेंस से आपने चलना है। हमने 20% पे डिस्काउंट किया तो ये वैल्यू मैं सपोज करता हूँ 9 मिलियन आ। अब हमारे पास 2% है यानी 15% है। अब हमने इंटरपोलेशन करनी है, तो मैं आपको इंटरपोलेशन समझा देता हूँ। बड़ी आसान है। तो आपने पहले लिखना है 15%। 15% के अंगेंस्ट वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 12 मिलियन। और आपने 10 पे वैल्यू निकालनी है। आपने निकालना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस पर, 10 मिलियन पर। जबकि 20% पर ये वैल्यू जो थी वो है 9 मिलियन। तो ये आपने लिख लिया। अब मैं इंटरपोलेशन आपको समझा रहा हूँ, पहले भी इसकी एक वीडियो है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो ये एक ब्रैकेट आपने छोटी डाल दी। 15 से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना दूर है कोई पता नहीं है, तो इसको हमने कह दिया एक्स। 12 और 10 का जो फर्क है वो है 2। अब आपने एक और बड़ी ब्रैकेट लगा दी। अब आपने ये दरमियान वाली लाइन भूल जानी है। 15 और 20 का जो फर्क है वो है 0.05। अच्छा, 12 और 9 का फर्क 3 है। अब आपने बहुत सिंपल काम करना है कि एक्स डिवाइडेड बाई 0.05, ये अंदर वाली वैल्यू ऊपर बाहर वाली वैल्यू नीचे, इक्वल टू अंदर वाली वैल्यू ऊपर बाहर वाली वैल्यू नीचे। अब आपने यहाँ से एक्स की कीमत निकाल लेनी है। और एक्स जो है, लेट्स सपोज ये यहाँ से अगर हम निकालेंगे, ये आ जाता है 0.3। मैं सपोज कर रहा हूँ, ये आप एग्जैक्ट निकाल लीजिएगा। अब एक्स आपने निकाल लिया 0.3, जबकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 0.15 प्लस एक्स। तो आपने 0.15 प्लस ये होगा 0.3 यानी 3%। 0.03, 0.03। तो इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये 18% आ गया। इसका मतलब है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 18। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो अब ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है 18% है। अगर अब आपने क्या करना है, अब आपने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो बड़ा इजी है कि मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा या मैं इसे रिजेक्ट करूंगा। तो यकीनी तौर पर अ, अब क्या करना है, आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर ये बराबर है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के तो भी मैं एक्सेप्ट कर, यानी अगर आप 18% आप चाहते हैं और 18% आपको मिल गया है तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है अब वो लेस है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 18% है, रिक्वायर्ड मैं 20 चाहता हूं, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। और अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है अब वो ग्रेटर है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो भी मैं एक्सेप्ट कर। अब आप इसको लिख सकते हैं कि आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर आर इक्वल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के, तो हम इसे एक्सेप्ट करें। या तो इक्वल हो, अगर इक्वल है तो आपको 18 ही मिल रहा है। और अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब है 18 से ज़्यादा मिल रहा है। और अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट से कम है तो इसका मतलब है आपका रिक्वायर्ड रेट रिटर्न ये
पूरा नहीं कर रहा तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट। नहीं जी, ये आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने पहले पढ़ ली है, अब हमने पढ़ना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमें रिक्वायर्ड रेट के ऊपर हमने डिस्काउंट कर देना है। तो फर्ज करते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमने क्या किस तरह से करना है, हमने करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल कैश आउटफ्लो को आपने निकाल देना। इनिशियल कैश फ्लो आउट नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू भी होता है, पहले साल ही हो जाता है, तो इसलिए फिर हम पूरा निकाल देते हैं। अगर ये भी मतलब 2-3 सालों में है तो फिर इसको भी हमें डिस्काउंट करना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने मालूम की, तो ये 12 मिलियन आ गई, जबकि इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है वो 10 मिलियन। तो इसका मतलब है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 2 मिलियन। तो ये बड़ा आसान है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने इस तरह से निकाल ली। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये है कि ये अगर ये ज़ीरो हो तो फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो फिर भी हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ग्रेटर या इक्वल टू 0 हो तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब ये लेस देन 0 होगी तो फिर हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसकी जो तीसरी टेक्निक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बहुत आसान है, आज हम सारी बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश हो, वहां पे आपने माइनस किया था, यहाँ पे आपने डिवाइड कर देना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ये, PI। तो अब ये इंडेक्स जो है ना, या तो मसलन जैसे ये सामने है हमारे, तो ये आएगा 12/10, तो ये आएगा 1.2। तो ये अगर इक्वल होगा और अगर ग्रेटर होगा, ग्रेटर और इक्वल अगर 1 के हो तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर लेस देन 1 है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी बहुत आसान है। अब पे बैक पीरियड में थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो पे बैक पीरियड को अभी रहने देते हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ये बड़ी आसानी के साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो उसको देख लें। एक्सेप्ट वाला दोबारा समझा दें। आई थिंक ओके। अच्छा बेटा, मैं एक दफ़ा फिर कोशिश करता हूँ बताने की। अ, हमारे पास अभी हमने 3 क्राइटेरिया 3 टेक्निक्स पढ़ी। पहला इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो इंटरपोलेशन से आपने कैलकुलेट किया है, ये अगर इक्वल है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के या ज़्यादा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न असल में क्या है, जो आप कमा रहे हैं। अब जो आप कमा रहे हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट से, आपके रिक्वायर्ड रेट से वो ज़्यादा है या इक्वल है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर उससे कम है तो आप उसे रिजेक्ट कर दें। मसलन आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 20 है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 18 आया, तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 17 है और आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका 18 आ गया, तो आप उसे
एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18 भी है फिर भी आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इक्वल का मतलब है आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब आगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो है या जीरो से ज्यादा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो से कम है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आपने मालूम करनी है तो जो डिस्काउंट करना है वो रिक्वायर्ड रेट के ऊपर आपने डिस्काउंट करना है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि रिक्वायर्ड रेट क्वेश्चन में दिया गया होगा, आम लाइफ में आपने कैसे डिटरमाइन करना है। अब सिंपली तीसरी टेक्निक ये है, और वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सिंपल जो आपने किया था, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपने किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश। अब आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज वहां माइनस किया था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में डिवाइड कर देना। अब डिवाइड करेंगे किससे, इनिशियल कैश आउटफ्लो से। तो ये वन अगर आ जाता है तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वन से ज्यादा आ जाता है तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, और वन से कम आ जाता है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। एक दफा फिर मैं स्क्रीन पे इसको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। ये गौर कीजिए जरा कि हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट कर लेंगे, हम यानी जो कैलकुलेट करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये अगर ग्रेटर है या इक्वल है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अगर लेस है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो हम रिजेक्ट कर देंगे। बहुत क्लियर है, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्राइटेरिया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत आसान है, प्रेजेंट वैल्यू आप कर चुके हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्राइटेरिया हम यहाँ पे, ये अगर ग्रेटर है जीरो से और इक्वल है जीरो के तो हम इसे एक्सेप्ट कर लें। और नेट प्रेजेंट वैल्यू ये अगर लेस है जीरो से यानी नेगेटिव है तो हम फिर इसे रिजेक्ट कर देंगे। तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये अगर ग्रेटर है या इक्वल है वन के तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और ये अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस है वन से तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तीन टेक्निक्स हमने पढ़ ली, बड़ी आसान है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैसे मालूम करना है मैंने बता दिया, मैं फिर एक दफ़ा ब्रीफ बता देता हूँ। ये कैश आउटफ्लो है और यहाँ पर कैश इनफ्लोज हैं। आपने कैश इनफ्लोज को हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी पे परसेंटेज पे आपने डिस्काउंट करना है। जब आपने डिस्काउंट कर दिया तो या तो इनिशियल कैश आउटफ्लो से ये अमाउंट ज़्यादा है या फिर कम है। अगर ज़्यादा है, फर्ज करें हमारी इनिशियल कैश फ्लो जो है वो 10 मिलियन है और ये आ गई 12 मिलियन, जैसे कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो अब आपने क्या करना है, जितने पे डिस्काउंट किया था उससे 5% ऊपर चले जाना है। तो 5% ऊपर चले गए तो फिर आपने देखा तो ये वैल्यू 9 आ गई।
अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक 10 मिलियन से ज्यादा है और एक 10 मिलियन से कम है। अब दोनों में इंटरपोलेशन कर लेनी है और इंटरपोलेशन से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपने मालूम कर लेना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको कंपेयर किससे करना है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। अगर तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल है या ज्यादा है तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है। मसलन अगर ये रिक्वायर्ड रेट हमारा ये फर्ज करें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 18% आया है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा 20 है, तो फिर ये जैसे ये है ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? हम ज्यादा चाहते हैं, मिल हमें कम रहा है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18 है या 18 से कम है तो इसका मतलब है हमें ये 18 मिल रहा है तो इक्वल है, यानी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और उससे कम है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी, उससे ज़्यादा है तो हमारी रिक्वायरमेंट को से भी बेहतर हो रहा है, तो हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। यानी कि जो फ्यूचर में वैल्यू मिलनी है वो आज कितनी है और उसमें से आज का इनिशियल कैश आउटफ्लो निकाल देना है। अब अगर ये जीरो है तो इसका मतलब है, अच्छा जब हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो हमने रिक्वायर्ड रेट के ऊपर ही इसे डिस्काउंट कर देना है। रिक्वायर्ड रेट पर जब आपने डिस्काउंट कर दिया तो इसका, जब ये जीरो आ गया तो इसका मतलब है ये आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। अब जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल गया तो फिर आपने उसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड से ज्यादा मिल रहा है, फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर ये नेगेटिव है यानी माइनस में है, जीरो से कम है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो पूरा नहीं हो रहा, जितना आप चाहते हैं उतना नहीं मिल रहा, तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे। सिंपली उसी वैल्यू को अब आपने जैसे ये किया था, ये माइनस किया था, तो अब आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मालूम करना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आपने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो किया था, यहाँ आपने प्रेजेंट वैल्यू ऊपर रख लेनी है, इनिशियल कैश आउटफ्लो नीचे रख लेना है। अब ये 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। अगर ये 1 है फिर भी एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि जब ये 1 है तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। 1 से ज्यादा है इसका मतलब है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा मिल रहा है। 1 से कम है तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को मीट नहीं कर रहा। तो बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे। मैं देखता हूँ फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि कोई क्वेश्चन हमारा कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाह रहा है तो हम वो वाला क्वेश्चन देखते हैं कि जी कोई एनी क्वेश्चन है तो देखिए एंड तक। ओके सर, फैजान भी है, किंजा भी है, समर, अरफा सलीम, किंजा नाज, एरिया के बाद समर। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ये लाइन पे इस वक्त कम है लोग, वैसे यहाँ कमेंट करने के बाद कमेंट करें बेटा ताकि पता लगे आप लोग हैं। हर बंदा कमेंट करे प्लीज, गेट दिस आस्क
दो क्वेश्चन सर। अच्छा आप कमेंट करें, अभी मुझे पता लगेगा कि कितने लोग लाइव हैं यहाँ। कितने लोग जो हैं वो सिर्फ छोड़ तो नहीं गए हमें कि उन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया और छोड़ गए हों। जी जी बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस का। हाँ जी, समर अब्बास कह रहा है जी क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो गया, लेकिन फिर भी स्टिल आप क्वेश्चन करेंगे। जी जी, लाइव जो हैं लोग वो मुझे बताएं, अभी लाइव की लिस्ट कम आ रही है, तो बाकी लोग या तो ज्वाइन करने के बाद छोड़ गए। गेट सम न्यूमेरिकल डन, ये न्यूमेरिकल आपको मैं सारे करवाऊंगा इंशाल्लाह। अभी तो हमने इसकी सीखा है कि टॉपिक आपको समझ, पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो हम इसको न्यूमेरिकल भी करेंगे, वन क्वेश्चन करवा दें तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन करवाएंगे, वन क्यों करवाएंगे, सारे क्वेश्चन करवाएंगे। जितने क्वेश्चन भी हैं, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। कैपिटल बजटिंग एक दफ़ा फिर मैं बताता हूँ। जी आप मुझे यहाँ पे कम लोग इस वक्त पार्टिसिपेंट अब जाके कुछ हुए हैं, पार्टिसिपेंट कम है, इसका मतलब है लोग ज्वाइन करते हैं और छोड़ जाते हैं, शायद सिर्फ अटेंडेंस में दिलचस्पी है उनकी, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए बेटा आने का क्या फ़ायदा है, कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। चलें एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है और कैपिटल बजटिंग से क्या मुराद है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक, कैपिटल का मतलब यहाँ पर, जैसे कि कैपिटल के कई एक मतलब है, मैंने पहले भी क्लास में इसकी डिटेल बताई थी। जैसे हम कहते हैं कि लाहौर भी हमारा कैपिटल है, इस्लामाबाद भी कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल होता है कराची भी और कोयटा भी, और ये भी कैपिटल है। तो हर वर्ड का जो मतलब है वो ख़ास महदूद होता है उस ख़ास सिनेरियो में, तो उसको समझना चाहिए। यहाँ पर कैपिटल का मतलब है ऐसे एसेट, बिजनेस के ऐसे एसेट जिनकी आ, जो मेच्योरिटी है, जिनकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा है, और जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है उनका हम उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बजटिंग का मतलब है हमने एस्टिमेट करना है कि वो इक्विपमेंट, वो चीज़, वो एसेट जो हम परचेज कर रहे हैं, वो जो कई सालों का है, और वो आउटफ्लो कितना करेगा और इनफ्लो कितना करेगा। तो आउटफ्लो और इनफ्लो हमने एस्टिमेट करने हैं, हमने बजटिंग इनकी करनी है। टेक्निक है ये। और फिर हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक, ऐसी टेक्निक जो लॉन्ग टर्म एसेट्स को डील करती है कि उनको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसाइड करती है। अब ये हम डिसाइड कैसे करते हैं, इस वक्त तक हमने तीन टेक्निक्स पढ़ी हैं। पहली टेक्निक जो थी वो हमने पढ़ी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो पहले हमें कैश फ्लो क्वेश्चन में दिए गए होंगे कि आउटफ्लो ये है, इनफ्लो ये है। नॉर्मली ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं। जब क्वेश्चन में ये गिवन होंगे तो आपने क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से
किसी एक पे 15% लेट सपोज आपने डिस्काउंट कर दिया, और जो आउटफ्लोज हैं, सॉरी जो इनफ्लोज हैं, जो फ्यूचर वैल्यू, अब फ्यूचर वैल्यू को जब आपने डिस्काउंट किया तो ये प्रेजेंट वैल्यू बन गई। प्रेजेंट वैल्यू क्या इनिशियल कैश आउटफ्लो के इक्वल है या इक्वल नहीं है? अगर ये इक्वल है तो इसका, अगर ये इक्वल से ज्यादा है प्रेजेंट वैल्यू, तो इसका मतलब है अब आपने ज्यादा पे डिस्काउंट करना है। जैसे 10 मिलियन था तो 12 आ गया, तो अब आपने 15 से 20 पे चले जाना है। अगर ये कम है तो फिर आपने नीचे को आ जाना है, यानी कि 15 की बजाय 10 पे आ जाना है। अगर 10 है तो 5 पे आ जाना है। तो एक वैल्यू हमें ज्यादा मिली और एक वैल्यू हमें कम मिली। यानी एक वैल्यू ऐसी है जो जो आपके इनिशियल कैश आउटफ्लो से ज्यादा है, एक एक डिस्काउंट रेट पे, और एक डिस्काउंट रेट पे कम है। अब हमने इंटरपोलेशन करनी है। मैंने बता दिया था कि इंटरपोलेशन किसी दो नोन पॉइंट के दरमियान एक अननोन पॉइंट को मालूम करना है। जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में कहा कि 15% से, इसका मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% से ज्यादा है और 20% से कम है। अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 18%। अब जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया तो इसका मतलब है ये वो रेट है जो हमें मिल रहा है। अब अगर तो ये हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल है या उससे ज्यादा है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर उससे कम है तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम जो है, जो रिक्वायर्ड रेट है उसी पे डिस्काउंट करते हैं, और उसी पे डिस्काउंट करके हम जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मालूम करते हैं। जबकि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो है या जीरो से ज्यादा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जीरो से कम है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब तीसरा ये थी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू जो डिस्काउंटेड है उसको इनिशियल कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर देते हैं, और जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर जाके हमारी वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी। अगर 1 है और 1 से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर 1 से कम है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो इस पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक ही क्वेश्चन से हम ये तीनों टेक्निक, क्योंकि एक जैसी हैं, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज तो जाहिर है इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगली किसी क्लास में या फिजिकली हम मंडे को एक ही क्वेश्चन से तीनों टेक्निक समझ जाएंगे, और फिर हम पे बैक पीरियड जो है वो करेंगे। तो मैं देखता हूं कि कोई क्वेश्चन अगर है हमारा स्टूडेंट्स का तो वो लेते हैं। आ, फिर लोग गायब हो गए हैं, अब क्या किया जाए? जैसे ही मैं पढ़ाने लगता हूँ यहाँ गायब हो जाते हैं या नेट उनका डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब मैं उनको कहता हूँ तो फिर जाके प्रेजेंट अभी लिखें, जो प्रेजेंट लिखेगा उसकी प्रेजेंट लगेगी। अभी इस वक्त जिनकी, अब मैं कह रहा हूँ अब के बाद, यानी अब के 5 मिनट में आपने प्रेजेंट का कमेंट करें, ताकि मुझे पता हो कि आप लाइव हैं और मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। जी, मैं वेट कर रहा हूँ। अभी जिसका नाम आएगा मैं लिखता जाऊंगा। आ, जी, महानूर ने प्रेजेंट कह दिया है, महानूर प्रेजेंट है। लाइबा ने भी प्रेजेंट कह दिया है। जवेरिया ने भी कह दिया है। समर ने भी कह दिया है। आ, लाइबा और समर, अभी तक कितने लोग हो गए? जी, महानूर बेटा फिर दोबारा ना कहें ने, एक दफा आपने कह दिया। आ, तो फिर वही 4-5 लोग हैं जो इस वक्त लाइन पे हैं, बाकी लोग इस वक्त लग नहीं रहा के लाइन पे हैं। आ, समर अब्बास हैं, अरफा हैं, लाइबा हैं, जवेरिया हैं, आ, महानूर, यही हैं बस। बाकी लोग किधर हैं? क्यों नहीं है प्रेजेंट? जैन जैन ने भी प्रेजेंट कहा है। मैं देखता हूँ इस वक्त स्क्रीन क्या शो कर रही है। कितने लोग हैं जो हमारे साथ से जुड़े हुए हैं, जो लाइन पे? हादिया ने कहा है जी प्रेजेंट। समर बेटा बार बार ना कहो, एक दफा आप क्या हो गया तो प्रेजेंट होगी। इस वक्त 6 लोग हैं जी जो प्रेजेंट हैं, जो लाइव हैं। बाकी किधर हैं भाई? बाकी
सिर्फ ये थोड़ा होता है कि जी आप एक दफ़ा कनेक्ट हुए हैं और दोबारा आप डिसकनेक्ट हो गए। अरफा सलीम ने कहा है, हादिया शहबाज ने कह दिया, किन्जा भी ने भी कह दिया है, फैज़ान खालिद ने कहा है कि जी मैं प्रेजेंट हूँ। ये 10 हो गए, 10 11 हो गए बल्कि। 11 लोग हैं इस वक्त मेरे साथ। तो बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोग हैं तो क्वेश्चन पूछें, अपनी अटेंडेंस लगवाएं। जी जी। किन्जा ने, बेटा आपने किन्जा पहले कह दिया था। ईमान ने कहा है। जी जी। तो फिर आप लोग वहां पे, जब मैं चेक करता हूँ तो वहां क्यों नहीं होते? क्या वजह है? पार्टिसिपेंट में अभी देखें, अब ये आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोग हैं। बाकी किधर हैं? जब आप सारे लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो फिर सारों को लाइव रहना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना कि सिर्फ ये कि अटेंडेंस की खातिर यहाँ पे आएँ, सीखने की खातिर से आएँ। और अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है। वो अटेंडेंस अगर हम ना करें तो शायद आप लोग आए ना। खावर खावर महमूद, बेटा यहाँ मैसेज ना करें। खावर महमूद है हमारी क्लास में? कौन है खावर महमूद? तो मेरा ख्याल है नहीं है कोई। ये कैसे आ गया? खावर। अच्छा चलो। ये 10 लोग हैं जी, बाकी लोग किधर हैं? बाकी नहीं है इस वक्त लाइन में, नहीं है या क्या वजह है? उमर है, अब्दुल्ला नासिर। मंथली क्लास में फिजिकली एक ही क्वेश्चन से तीनों टेक्निक समझ जाएंगे और बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस वक्त 14 लोग हैं, जबकि हमारी तादाद 37 है। अब 14 लोग इस वक्त यहाँ पे स्क्रीन पे हैं। बाकी अ, जो लोग, तो चलो कोई मजबूरी हो सकती है कि आपका नेट किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया हो। तो बेटा ये फिर ऑनलाइन लेक्चर पड़ा हुआ है, जो कोई मिस कर गया है तो ऑनलाइन ये लेक्चर लेना चाहिए। अ, ये कुछ कह रहे हैं, बफरिंग योर वॉइस। अब्दुल्ला नासर कह रहे हैं वॉइस ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, ये देखते हैं। इधर से तो मैंने बंद किया हुआ है तो। वॉइस का इश्यू बता रहे हैं। होना तो नहीं चाहिए। यहाँ पे तो ठीक आ रहा है। चलें बहरहाल, अटेंडेंस लगवाएं जो रहते हैं, ताकि हम लेक्चर ख़त्म करें और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम इसकी डिटेल और न्यूमेरिकल करेंगे। वॉइस कह रहा ठीक नहीं है तो वॉइस को क्या हो गया? मैं चेक करता हूँ।
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Capital budgeting technique. Capital budgeting technique chapter number 13 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज हम इसको पढ़ेंगे और इसमें बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन ये 15 लोग हैं इस वक्त लाइन पे, बाकी लोग नहीं हैं, एक्टिव नहीं है। अटेंडेंस तो काफ़ी लोगों की आ रही है। यही बार बार सिर्फ 15 लोगों ने आज की क्लास ली है, तो बाकी लोग नहीं हैं क्लास में। अभी मैं चेक कर रहा हूँ। अगर कोई है तो अपनी अटेंडेंस लगवाए। हम वेट कर रहे हैं, अगर कोई भी है तो अपनी अटेंडेंस यहाँ पे एक्टिवली शो करे कि वो एक्टिव है। बार बार ना कहें, ये लोग एक दफ़ा आपने कह दिया तो वो हो गया। मोहम्मद अब्दुल्ला नासिर है, समर अब्बास है, उमर उमर है, MBA 1 का है मेरे ख्याल ये, महानूर है, किंजा है, अरफा है, अ, मोहम्मद अबू बकर है। अबू बकर आप पार्टिसिपेंट में नहीं है इस वक्त, आप लाइव हैं इस वक्त, ज़रा शो करें अपने आप को। अबू बकर अबू बकर नहीं है इस वक्त। जो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ ये हैं। अब्दुल्ला नासिर है, अरफा है, ईमान है, जवेरिया, किंजा नाज है, लाइबा है, महानूर और मोहम्मद अबू बकर है। जी जी, समर, उमर और जैन, यही लोग हैं। आ, कोई क्वेश्चन है तो बेटा अभी आप पूछ सकते हैं, अभी हैं 1-2 मिनट हमारे पास। कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो आप इस वक्त पूछ सकते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह एक ही क्वेश्चन से हम तीनों टेक्निक बड़ी आसानी से समझ जाएंगे।